नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉय कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास यूपी स्पेशल जीके क्लास नंबर 2। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में है कि उत्तर प्रदेश को किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को हम भौतिक रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, भाबर या तराई का प्रदेश। नंबर 2, गंगा यमुना का मैदान। नंबर 3, दक्षिण का पठारी प्रदेश। भाबर या तराई का प्रदेश, ये है आपका मैप में भाबर या तराई का प्रदेश, हिमालय की शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में। फिर आता है आपका गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान आपका ये रही यमुना नदी जो इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, और ये रही गंगा नदी। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका गंगा यमुना का मैदान है। नंबर 3 पे आता है दक्षिण का पठारी प्रदेश। पूरा दक्षिणी उत्तर प्रदेश जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है, ये पूरा पठारी है। अभी हम चर्चा करेंगे भाबर या तराई प्रदेश पर। भाबर या तराई प्रदेश कहाँ तक विस्तृत है? उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी सहारनपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिला महाराजगंज के कुशीनगर तक विस्तृत है। उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी जिला कौन सा है? ये वाला हिस्सा जो है सहारनपुर है इधर, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। ये वाला हिस्सा महाराजगंज जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। तो सहारनपुर से लेकर महाराजगंज तक भाबर या तराई का प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, ये वाला भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। इसका कहने का अर्थ है कि जिस जो जो रेत होता है ना, जो नदियों में निकलता है, अगर हम उसमें पानी डालें तो उसमें क्या है, पानी गायब हो जाएगा। कितना भी पानी डालिए वो फिर कहीं और दूसरी जगह से निकलेगा, साइड दाहिने बाएं से। ऐसे ही जो भाबर या तराई का प्रदेश है, इसमें क्या है कि जो हिमालय से जो नदियाँ आती हैं वो इसी रेतीली मिट्टी में गायब हो जाती हैं और फिर यहाँ से आकर फिर से निकलने लगती हैं, दिखने लगती हैं वो नदियाँ। यानी कि बीच में क्या है, ये भाबर या तराई के क्षेत्र में वो नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, दिखती नहीं, वो पानी सोख जाती है पूरी ज़मीन। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी आकृतियाँ निर्मित होती हैं। भाबर क्षेत्र क्या है? वह पर्वतीय भूभाग जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है। भाबर क्षेत्र जो हिमालय की जो शिवालिक चोटी है उसके नीचे कंकड़ पत्थरों से निर्मित ये वाला हिस्सा वो क्या है, भाबर क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र। भाबर के दक्षिण में दलदली में या गाद मिट्टी वाला भाग तराई क्षेत्र जो सहारनपुर से लेकर महाराजगंज तक फैला हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, ये है तराई क्षेत्र जो भाबर के जस्ट दक्षिण में ये वाला भाग तराई क्षेत्र। ठीक है। हिमालय पर्वत के सहारे वर्षा अधिक होने का कारण भी दलदली
हिमालय के सहारे वर्षा अधिक होने के कारण भी तराई क्षेत्र दलदली हो जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में धान गन्ना की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? राढ़। उत्तर प्रदेश के समतल सपाट मैदान को हम क्या कहते हैं? गंगा यमुना का दोआब। देखिए दोआब किसे कहते हैं? दोआब कहते हैं जैसे कि ये दो नदियां हैं, इनके बीच की जो ये मैदान है इसको हम बोलते हैं दोआब। अब जैसे ये आपकी यमुना नदी हो गई, ये आपकी गंगा नदी हो गई, तो इसके जो बीच का मैदान है इसे हम क्या बोलते हैं? दोआब। तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गंगा और यमुना नदी के बीच का, गंगा यमुना का दोआब। नेक्स्ट, नदियों द्वारा बहाई गई नदी नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? कॉप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका मध्यवर्ती क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना के मैदान का विस्तार कांप मिट्टी से हुआ है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस काल में हुआ है? प्लेटोस्टोसीन काल में। उत्तर भारत के मैदानी भाग का ढाल किस ओर है? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब की ओर। इसे समझने के लिए आप थोड़ा भारत का थोड़ा नक्शा बना लेते हैं। समझने के लिए बस थोड़ा सा। ये आपका हो गया भारत। ठीक है। तो भारत में सभी नदियाँ, ज़्यादातर सभी जो लंबी नदियाँ हैं वो किधर गिरती हैं? जैसे इधर से गंगा हो गई, यमुना हो गई, और आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ किधर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी शाखा में। ठीक है। इधर क्या है आपका? अरब सागर। तो आपको देखने में आ रहा होगा कि ये उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब की ओर सभी नदियाँ जा रही हैं। पानी किधर बहता है? ढलान की तरफ। जिधर ढलान होगा उधर ही पानी बहेगा। तो इसी हिसाब से ये सभी नदियाँ, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सभी नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इससे क्या साबित होता है कि पूरे भारत का जो ढाल है वो किधर है? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर ये यहाँ कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी, जो इलाहाबाद संगम में आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित होती है? गंडक नदी द्वारा। गंडक नदी जो नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती है। ठीक है। गंडक नदी किन राज्यों के मध्य बहती है? गंडक नदी किन राज्यों के मध्य बह रही है? इधर आपका ये हो गया उत्तर प्रदेश और ये हो गया बिहार। ठीक है। तो नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा पर बहती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दक्षिण का पठारी भाग। तो ये वाला हो गया आपका दक्षिण का पठारी भाग। अब इसके बारे में चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले अर्थात ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक पठारी हैं। ये हो गया आपका ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक पूरा उत्तर प्रदेश क्या है? यहाँ से यहाँ तक पठारी है। ये पूरा उत्तर प्रदेश पठारी है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहाँ से टूट के आया है? अफ्रीका से।
किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पठारी भाग को हम बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। दक्षिणी उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। विंध्य पर्वत का पूर्वी हिस्सा, जिसे हम कैमूर पहाड़ी कहते हैं, इसका विस्तार सोनभद्र तक आ गया है। कैमूर पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जो विंध्य पर्वत की जो सबसे पूर्वी जो हिस्सा है उसे बोलते हैं कैमूर पहाड़ी। इसका विस्तार कहाँ तक आ गया है? सोनभद्र तक। ठीक है। बुंदेलखंड में प्लास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जो कि पूरे भारत की भी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषता के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? 9 जलवायु प्रदेश में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल में से वर्षा 1 जून को केरल में होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा 1 जून को केरल में होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को केरल में वर्षा करने के बाद किन 2 शाखाओं में बढ़ जाता है? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिए ये अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा क्या है? ये आपका हो गया भारत। इधर क्या है? अरब सागर। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आकर जब भारत से टकराता है ऐसे करके, तो जो अरब सागर में आती है वो उसको अरब सागर की शाखा कहते हैं, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल जाती है उसको क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून किन 2 शाखाओं में बढ़ जाता है? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में होने वाली वर्षा किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। उत्तर प्रदेश में किस शाखा से बारिश होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। उत्तर प्रदेश में अरब सागर शाखा से वर्षा ना होने का कारण अरब सागर से उठने वाले मानसून राजस्थान के अरावली पर्वत के समानांतर निकल जाते हैं। और अरावली पर्वत का विस्तार किस प्रकार है? इस प्रकार अरावली पर्वत है। जो अरब सागर से जो मानसून आते हैं वो इसके समानांतर निकल जाते हैं, तो इस कारण अरब सागर शाखा से वर्षा नहीं होती। अरब सागर शाखा से वर्षा कब होती? जब इस प्रकार अरावली पर्वत का विस्तार होता, जब इससे ये मानसून टकराते तब होती। ठीक है। इसी कारण अरब सागर शाखा से उत्तर प्रदेश में वर्षा नहीं होती। ठीक है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, कानपुर होते हुए दिल्ली तक जाते हैं। ठीक है। यहाँ इलाहाबाद फिर कानपुर होते हुए आपका दिल्ली किधर है? इधर तक ये मानसून ऐसे करके जाते हैं। ठीक है। वर्षा करते हुए उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से वर्षा कब शुरू होती है? मानसून कोलकाता, पटना होते हुए 22 जून को उत्तर प्रदेश में पहुंचता है।
पहले कलकत्ता और बंगाल में जो कलकत्ता है, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, फिर बिहार की ये पटना होते हुए तब उत्तर प्रदेश में मानसून प्रवेश करता है। कब? 22 जून को। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मैदानी भागों में वर्षा करने के बाद मानसूनी हवाएं अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और हिमालय से टकराकर शिवालिक के दक्षिण में खूब वर्षा करती हैं। जब बंगाल की खाड़ी की शाखा जब उत्तर प्रदेश में पहुंचती है तो अपने दाहिनी ओर मुड़कर, ये इधर क्या है, हिमालय पर्वत है पूरा, ये नेपाल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इसके ऊपर हो गया। तो हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? शिवालिक। तो इससे टकराकर इस वाले क्षेत्र में, भावरिया तराई के क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा भावरिया तराई के क्षेत्र में होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी छोर पर गोरखपुर में होती है। आपका गोरखपुर किधर है? इधर उत्तर पूर्वी छोर है ना, ये इधर सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा, और उसके बाद आगरा। तो ये आपका मथुरा इधर हो गया और मथुरा के जस्ट बगल में आगरा। ठीक है। उत्तर प्रदेश से सबसे कम वर्षा मथुरा और आगरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस छोर पर होती है? दक्षिणी छोर पर। ये वाला जो छोर है, इस छोर पे सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी छोर बुंदेलखंड को सूखा प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जहाँ वर्षा नहीं होगी तो सूखाग्रसित क्षेत्र रहेगा। निम्न वायुदाब के कारण मई जून के महीने में उत्तर प्रदेश में चलने वाली शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू। जो मई जून के महीने में तेज हवाएं चलती हैं, गरम गरम जो लगती हैं, जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है, इनको लू कहते हैं। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हिमालय का तराई क्षेत्र। जाहिर सी बात है, अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो जलीय अपरदन भी अधिक होगा। ठीक है। मिट्टी का कटाव होगा जल से। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? इटावा। ठीक है। अवनालिका अपरदन का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश, चंबल घाटी में। चंबल घाटी के जो डाकू अवनालिका अपरदन के जो मिट्टी का जो कटाव है उसी में छुपा करते थे। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।